ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम की। आज के मकाम में हम पेश करने जा रहे हैं सईद नकवी साहब को, जिन्होंने अपने हुनर का मुरीद नेल्सन मंडेला से लेकर कोफी अन्नान तक को बना लिया था। जिंदगी के हर मौसम देखे हैं मैंने, वक्त की बदलती करवट पे करवट बदली है मैंने कानों से ज्यादा आंखों पे भरोसा किया है, सूनी राहों में चलती हवाओं को देखा है मैंने। मुल्क के जाने माने सहाफी जनाब सईद नकवी और उनके जिंदगी के सफर के लिए ये चंद अल्फाज ही काफी हैं। सईद नकवी की पैदाइश नेहरू गांधी परिवार की जमीन कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के मुस्तफाबाद में हुई थी और शुरुआती तालीम उन्होंने नवाबों के शहर लखनऊ से हासिल की। मुस्तफाबाद के हम लोग रहने वाले हैं, वहीं हमारी पैदाइश हुई। मुस्तफाबाद में जो कि रायबरेली में है। उस ज़माने में मशवरा होता था पूरे घर में, तो पूरे कुनबे ने यह तय किया कि लड़कों को उनके लखनऊ में उनके सामने एक ही स्कूल था अंग्रेज़ी का, वो ला मार्टिनियर, बड़ा अच्छा स्कूल है, बहुत मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसा स्कूल नहीं। इत्तेफाक से वो हमारे हिस्से में आया, तो चारों भाई वहाँ डाल दिए गए। सईद नकवी साहब मुहज्जब खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनका खानदान भले ही मजहबी नहीं था, लेकिन तहजीब और सकाफत आज भी उनके रग रग में लहू बनकर दौड़ती है। हम लोग मजहबी खानदान नहीं था, कल्चर था, उर्दू कल्चर पे एम्फोसिस था, लेकिन मजहब पे इतना ही था कि हम घर में जिस मुआशरे से पैदा हुए हैं उसका एहतराम करते थे। नकवी साहब के परदादा मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू के अजीज दोस्त थे, इसलिए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का उनके घर में आना जाना लगा ही रहता था। कि हमारे परदादा आला वकील हुए रायबरेली के, उनके और मोतीलाल नेहरू के संबंध थे। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में थे, रायबरेली से ये मुकदमे भेजा करते थे। तो जब वो आके रहते थे हमारे मीर वाजिद अली, हमारे बुजुर्ग के घर में रायबरेली में, वो कहते थे कि भाई हमारे लिए खाना पकाओ, जवाहरलाल के लिए भोजन। तो ऐसे हमारे ताल्लुकात थे। आजादी के बाद उनके चचा जान रायबरेली के पहले MLA बने। उसके बाद फिरोज गांधी ने इलेक्शन लड़ा। ये वो दौर था जब नकवी साहब ने बचपन में सियासत में पैसे और ताकत का जोर देखा। हमारे चचा यानी हमारे बाप के बड़े भाई सबसे पहले कांग्रेस MLA थे रायबरेली से, पहले यानी 1952 के इलेक्शन में। उसके बाद 57 के इलेक्शन में फिरोज गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के शौहर थे, उनको पंडित जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने टिकट दिया रायबरेली से। पहली दफा दौलत का इस्तेमाल देखा गया इलेक्शन में 1957 में। ये सब हो चुका है। 1957 में फिरोज गांधी साहेब ये लेके आए और मैं इतना बड़ा था। 7 भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे, इसलिए अपने घर में वो सबके लाडले भी थे। बचपन से वो बेहद शरारती थे, पर घर वालों के इतने लाडले थे कि क्या मजाल कि उनकी किसी शरारत पर उन्हें कभी डांट भी पड़ती हो। मार की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम बहुत दुलारे थे, तो लिहाजा घर में डांट वगैरह हमें नहीं पड़ी, बाकी और भाई बहनों को पड़ी। हम अपने नाना दादा के दुलारे थे, अपनी खालाओं के मासी थी हमारी, सब, क्योंकि हम सबसे बड़े थे। वो पढ़ने लिखने में काफी ज़हीन थे, चुनांचे स्कूल में अपने टीचर्स के खासे चहेते थे, पर कहीं न कहीं उस्ताद भी उनकी शरारतों से परेशान रहते थे। बड़ी शरारत के दिन गुजरे स्कूल में, और स्कूल के बाद हम बहुत ही, यानी हमारे टीचर्स हमको बहुत चाहते थे, लेकिन हमसे बहुत परेशान भी रहते थे। बहरहाल लोगों को यकीन नहीं होता था, किसी तरीके से हमारे नंबर अच्छे खासे आ जाते थे, जहन अच्छा था। स्कूल के दिनों की शरारतें आज भी उनके जहन में ताज़ा हैं। वो बीते दिनों की यादों में खो जाते हैं। स्कूल में एक हमारे यहाँ मिस्टर हैरिसन थे। हैरिसन मूछों पे वैक्स लगाते थे, तो उनको हम लोग वैक्सी कहते थे। उनके घर के नीचे उन्होंने एक बहुत बड़ा तोता लटका हुआ था,
और हम वैक्सी जो थे वो अक्सर हम लोगों को पनिशमेंट देते थे। तो हमारे साथ एक और दोस्त था, उसने क्या किया कि रोज़ सुबह 4 बजे मुर्गा बोलने से पहले वो पहुंच जाए और तोते के पास उसको सिखाए वैक्सी इज अ बास्टर्ड, वैक्सी इज अ बास्टर्ड, वैक्सी इज अ बास्टर्ड। वो 12 दफ़े रोज़ 3 महीने में तोता पुख्ता सीख गया। अब जनाब वैक्सी के यहाँ पार्टी हुई, उसमें उनका तोता लाया गया और तोते से वैक्सी ने कहा स्पीक। उसने कहा वैक्सी इज अ बास्टर्ड, वैक्सी। अब जनाब उसने पिंजड़ा खोल के तोते को उड़ा दिया। इस तरह की शरारतें साहब हम लोग करते रहते थे। भले ही उनका मिजाज बेहद शरारती रहा हो, पर पढ़ने लिखने में वो उतने ही ज़हीन थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, किताबों से रिश्ता और मजबूत होता गया। उनके दोस्तों की एक बड़ी फौज थी जो अमूमन उनके आसपास ही जमी रहती थी। दोस्तों की संगत में घूमने फिरने में अपना वक्त ज्यादा जाया करने लगे और इसी से तंग आकर उनके घर वालों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया। बाप ने कहा लड़का शहर में बिगड़ रहा है, उन्होंने हमको भेज दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक काला डिब्बा बॉक्स उन दिनों होता था, फौजियों का भी और हम लोगों का भी। घर वालों ने सईद साहब की शरारतों से आजिज होकर भले ही उन्हें अलीगढ़ भेज दिया हो, लेकिन क्या हवा को भी कोई बांध पाया है कभी? वहाँ एक जुमे का दिन आया, साहब आए, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चलिए साहब नमाज का वक्त हो गया है। हमने कहा यार ये तो बड़े फंसे, हमें आज तक ज़िंदगी गुजर गई थी, कभी घर में किसी ने ये नहीं कहा कि भाई दौड़ के जाओ नमाज। घर में मस्जिद थी, हमारे घर में मस्जिद थी, उसमें अगर कभी हमने जाके अजान दी तो बुजुर्ग पैसे देते थे कि भाई इसने अच्छी अजान दी इसको, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट नहीं था। यहाँ ये कि साहब नमाज पढ़ने चलिए। मैं सब चक्कर में आया, मैंने कहा यार ये तो बड़े फंसे। मैंने क्या किया, दूसरे दिन मैंने वो बक्सा बंद किया और बग़ैर किसी को कॉशन मनी वगैरह छोड़ के मैं आ गया दिल्ली। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तौबा करके वो दिल्ली में रहने वाली अपनी खाला के घर पहुंच गए और कुछ दिनों बाद दिल्ली के ही एक जाने माने कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया और इसी कॉलेज में पढ़ते हुए उनकी दोस्ती अमिताभ बच्चन से हो गई। दिल्ली में मेरी एक आंट थी, वो ले गई हमको साहब करोड़ीमल कॉलेज। बहरहाल किसी सूरत से ये करोड़ीमल कॉलेज में मैं दाखिल हो गया। उसमें अमिताभ बच्चन मेरे कॉलीग थे, वो उन दिनों में कर रहे थे प्री मेडिकल। नकवी साहब की जिंदगी की दास्तां बयानी जारी रहेगी अगले एपिसोड में भी। कल हम जानेंगे उनसे कि कैसे अमिताभ बच्चन उस वक्त एक लड़की के मोहब्बत में बेइंतहा पागल थे। मकाम में आज फिलहाल इतना ही, पर सईद नकवी साहब की जिंदगी बॉलीवुड की किसी हिट फिल्म के प्लॉट से कम दिलचस्प नहीं। सो आपको ये जानकर खुशी होगी नकवी साहब की जिंदगी की ये दास्तां मकाम में कल भी जारी रहेगी। कल के एपिसोड का बेसब्री से करिए इंतजार। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार, और आज के किरदार में हम आपको रूबरू कराएंगे बीते जमाने के मशहूर अदाकार जयंत द्वारा निभाए गए खान भाई के किरदार से। फिल्म है दो रास्ते। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इस फिल्म के संगीत ने दो रास्ते के लिए एक, इसके हम आत्मा कह सकते हैं, फिल्म की आत्मा थे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस समय, उन्हें भी अपने करियर के लिए एक बेहतरीन फिल्म की ज़रूरत थी अच्छा संगीत देने के लिए।